इस मूवी का सीन तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा। ऐसा रियल लाइफ में होता है और लेकिन रियल लाइफ में भी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मकान मालिक और टेनेंट आपस में लड़ते रहते हैं क्योंकि वो प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट नहीं करते, और अगर रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट भी करते हैं तो उसमें प्रॉपर क्लॉजेज नहीं डालते। ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए हमने सोचा कि आज हम डिटेल में वीडियो बनाते हैं कि कैसे आप रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे, उसमें क्या क्या क्लॉजेज डालेंगे, किन क्लॉजेज को आप नहीं डालेंगे, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे और क्यों करवाएंगे। सब बातों को जानने के लिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोज और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आज हम बात कर रहे हैं कि किराया पे अपनी प्रॉपर्टी देने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि जो किराएदार है वो आपकी प्रॉपर्टी को सही टाइम पे खाली कर पाए। और अगर हम किराएदारों के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसलिए भी आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि आप ये ध्यान रख सकें कि कब कब मकान मालिक आपकी प्रॉपर्टी पे इंटरफेयर कर सकता है, मकान मालिक कब आपको खाली करवा सकता है, कब आपको खाली नहीं करवा सकता है। इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, उसके ऊपर हम बात करने के बाद हम आएंगे रेंट एग्रीमेंट पे कि रेंट एग्रीमेंट को बनाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और तीसरा, हम बात करेंगे कि एग्रीमेंट को रजिस्टर कराएं या नहीं कराएं और नहीं कराने पे क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की। दोस्तों, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को किराए पे दें तो सबसे पहले आप उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की आप पुलिस की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहाँ पे एक पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म मिलेगा जो टेनेंसी के रिलेटेड होता है। आपको वो फॉर्म भरना है और आपको अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर उसको डिपॉजिट कराना है, यानी सबमिट कराना है। अगर आपको वो फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो मैंने एक नीचे लिंक दी है जहाँ पे आपको एक मॉडल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको भरिए, उसमें आप सारी डिटेल्स डालिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए और आप उसको अपने नज़दीकी थाने में जाके दे दीजिए। इससे इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि आपने वो मकान किराए पे दिया है, और अगर वो कोई टेनेंट अगर कोई आपराधिक बैकग्राउंड का है तो पुलिस आपको बता देगी कि इसको आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी है, इसके पीछे ऐसा ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। और हाँ, सिर्फ ये आपकी प्रॉपर्टी को बचाता भी नहीं है बल्कि एक और फायदा है। सेक्शन 188 आईपीसी का ये कहता है कि अगर आपने ये वेरिफिकेशन के लिए आपने पुलिस की प्रोसेस को पूरी कंप्लीट नहीं किया, जानकारी नहीं दी, तो इस पर आप पे सजा भी हो सकती है। इसलिए हम हमेशा पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, ये हमारी प्रॉपर्टी को भी बचाएगा और हमें सजा होने से भी बचाएगा। अब हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हमने 7 पॉइंट लिस्ट डाउन किए हैं। उन हम 7 पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिटेल्स ऑफ पार्टीज। जी हाँ, जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनाएं तो जो प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है यानी जो लैंडलॉर्ड है, और दूसरा जो ले रहा है यानी जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उन सब का फुल नेम, उनके फादर का नेम या उनके हस्बैंड का नेम, उसके साथ साथ उनकी एज, उनका कंप्लीट एड्रेस, वो जो उनका परमानेंट एड्रेस है, वो सारी डिटेल्स उस एग्रीमेंट में आनी चाहिए। यानी अगर डिटेल्स ऑफ पार्टीज कंप्लीट है तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं ऑथराइजेशन की। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं तो आपको पहले ये शो करना होता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, आपका मालिकाना हक है। इससे एक बात की और पुष्टि हो जाती है कि आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके लिए आप लीगली कैपेबल है। तो जब भी आप अपने प्रॉपर्टी का रेंट एग्रीमेंट बनाएं तो उसमें लिखें कि आप इसके ऑनर हैं और आपको ये प्रॉपर्टी आपके मालिकाना हक में है और आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप इस प्रॉपर्टी को किराए पे दे सकते हैं। और अगर किराएदार यानी टेनेंट इस पे साइन करता है तो ये मान लिया जाएगा कि ही इज एडमिटिंग दिस फैक्ट कि आप इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं। थर्ड पॉइंट आता है रेंट को लेकर। जी हाँ, आपको रेंट के ऊपर रेंट एग्रीमेंट में बहुत डिटेल में जाकर लिखना होता है, यानी रेंट कितना होगा, रेंट कब कब दिया जाएगा, क्या महीने के पहले सप्ताह में दिया जाएगा या किस तारीख को दिया जाएगा। आपको इस बात को भी लिखना पड़ेगा कि रेंट आप किस मोड से लेना पसंद करेंगे, आप कैश से लेंगे, आप बैंक में आरटीजीएस करवाएंगे या चेक से लेंगे। हालांकि मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दे दूं, जितना हो सके आप बैंक के थ्रू लीजिए ताकि आपका सारा जो रेंट है वो ऑनलाइन बोले, ताकि कल अगर कोर्ट में मामला जाए तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे।
तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होती है रेंट एग्रीमेंट में, जैसे कितना रेंट आना है, कब कब रेंट देना है, आपको उसका रेंट किस मोड से लेना है, अगर उसने रेंट नहीं दिया तो उसमें आप कब कार्रवाई कर सकते हैं, और कितने महीने बाद वो रेंट इंक्रीज होगा। इन सब बातों को भी आप एक प्रॉपर क्लॉज में रेंट एग्रीमेंट में डाल लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आने वाले आपको लिटिगेशन से बचाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है ड्यूरेशन ऑफ योर टेनेंसी, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को कितने महीने या कितने सालों के लिए दे रहे हैं वो आपको लिखना ज़रूरी है, ताकि आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बने, ऐसे भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं जाना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि 11 महीने का एग्रीमेंट कराओ, 11 महीने से ऊपर मत जाओ। वो क्यों होता है वो अभी हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो वो अभी हम उस पार्ट पे बाद में आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कह दूं कि आपको ड्यूरेशन मेंशन करना जरूरी है कि आपका एग्रीमेंट कितने महीने या कितने सालों के लिए वैलिड है। पांचवा पॉइंट आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दें तो आप उनसे एक फिक्स लंप सम अमाउंट ले सकते हैं, जिसको आपको रेंट एग्रीमेंट में मेंशन करना होगा कि ये एक्स अमाउंट आपको मुझे डिपॉजिट कराना है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो मेरे पास जमा रहेगा। इस क्लॉज में आप इस बात का ध्यान रखें और आप इस बात को भी लिखें कि ये पैसा कितने महीने के लिए आपके पास रहेगा और कैसे रिफंड होगा और कब रिफंड होगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपने किसी को 3 साल 4 साल के लिए किसी को किराए पे दी है, और आपको लगता है कि अगर ये जो पर्सन मेरे से प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है वो 6 महीने बाद 8 महीने बाद खाली करके चला जाएगा, तो मैं नया किराएदार कहाँ से लाऊंगा, इसलिए आप उसमें लॉकिंग पीरियड डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 साल के लिए किसी ने आपसे प्रॉपर्टी किराए पे दी, तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपने 3 साल से पहले प्रॉपर्टी खाली करने के लिए हमें नोटिस दिया तो हम आपको आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भी आपको रेंट पे देकर हमने बाकी लोगों को मना किया है। तो इस तरह का क्लॉज डाल के आप अपनी प्रॉपर्टी का पैसा सिक्योर कर सकते हैं। 6 पॉइंट आता है पर्पस क्या है। जी हाँ, जब भी आप रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कराएं तो आप इस बात को लिखें कि आप अपनी प्रॉपर्टी जिसको दे रहे हैं वो उसका पर्पस क्या रहेगा, क्या वो रेजिडेंशियल रहेगी, क्या वो कमर्शियल रहेगी, या वो किस पर्पस यूज़ की जाएगी, वो लिखना ज़रूरी है। ये इसलिए क्योंकि आप अगर किसी भी राज्य का रेंट का कानून उठा के देखें तो उसमें ये लिखा होता है कि अगर टेनेंट जिस पर्पस के लिए दी गई है उसमें अगर ऑल्ट्रेशन कर दे तो आप उसको अपनी ज़मीन से खाली करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी दी कि आप मेरी प्रॉपर्टी पे 2 महीने 3 महीने जो भी मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ आप एज अ रेंट पे रहेंगे और अपना रेजिडेंशियल इसको यूज़ करेंगे, लेकिन आप मेरे उस रेंट एग्रीमेंट का पर्पस डिफीट करते हुए वहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, आप कुछ बिजनेस चला रहे हैं, तो मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं कोर्ट में जाके बेदखली का दावा फाइल कर सकूँ। इसलिए हमेशा अपने रेंट एग्रीमेंट में पर्पस को जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं 7th और लास्ट पॉइंट की, वो होता है कि आपकी प्रॉपर्टी किस हालत में है वो लिखना ज़रूरी है। दोस्तों, अक्सर हम इस बात को मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट पॉइंट रखा है ताकि मैं आपसे इसमें आराम से बात कर सकूं। आप जनरली रेंट के बारे में बात कर लेंगे, ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेंगे, कितने महीने देना है, कब वापस प्रॉपर्टी आएगी, सब बात कर लेते हैं, लेकिन आपने प्रॉपर्टी जिस हालत में दी है उसके बारे में हम रेंट एग्रीमेंट में अक्सर बात नहीं करते। इसलिए दोस्तों, आप एक काम करें, जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनाएं उसमें एक एनेक्सर्स लगा दें। एनेक्सर्स मतलब एक एडिशनल आपको मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट लगा दें। उसमें आप ये लिख दें कि जब मैंने आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी की ये फोटोग्राफ्स हैं, आप उन फोटोग्राफ्स को खींच रहे हैं प्रॉपर्टी की और लगा दें कि इस हालत में मैं आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल 4 to 5 फैन है, 3 AC इंस्टॉल्ड है, इसमें ये चीज़ इंस्टॉल्ड है, वो सारी चीज़ें आप एक एनेक्सर में लिख दें। जब आप एग्रीमेंट लिखें तो उसमें लिख दें कि मैं आपको जो प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा हूँ उसमें जो फोटोग्राफ्स हैं और जो चीज़ें इंस्टॉल्ड है वो एनेक्सर A में लिखी हुई है, और आप जब भी मुझे प्रॉपर्टी वापस देंगे, जब आपका रेंट एग्रीमेंट पूरा होगा तो वो वैसी ही होनी चाहिए अथवा उसका मैं आपसे हर्जाना लूँगा। अब उसके लिए एनेक्सर A में आप सब डिटेल में लिख दें कि सर मेरे पास आपको जो प्रॉपर्टी दे रहा हूँ तो इतने AC हैं, इससे TV लगा हुआ है, ऐसी ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आपने जिस कंडीशन में दी है वो आपको वैसे ही मिलेगी, और अगर आपको लगता है कि अगर आपके किराएदार ने उस प्रॉपर्टी को अगर सही से नहीं रखा है तो आप उससे प्रॉपर कंपनसेशन भी ले सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट को बहुत जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि ये 7 पॉइंट कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 7 पॉइंट को फोकस करें तो हमारी लिटिगेशन कम हो सकती है और हम अपनी प्रॉपर्टी को आराम से वापस उससे जो भी टेनेंट से जो अगर छोड़ नहीं रहा है तो उसे हम वापस अपना पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाना है और आपको लगता है कि किसी प्रोफेशनल से आपको हेल्प लेनी चाहिए तो मैंने आपको नीचे लिंक दी है, आप उन प्रोफेशनल से जाके हेल्प ले सकते हैं और अपना डिटेल में रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं।
अब हम आते हैं वीडियो के तीसरे और आखिरी पार्ट पे, जहां हम बात कर रहे हैं कि क्या जो एग्रीमेंट कराया है हमने उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है या नहीं है। यहाँ पे मैं आपको भारत का जो कानून है रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसकी धारा 17 से अवगत करा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 ये कहती है कि 12 महीने या 12 महीने से ऊपर अगर आप किसी को प्रॉपर्टी अपनी दे रहे हो तो उसके लिए आपको अपना एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराना होगा। इसलिए जब मैंने आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बात बोली थी कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि लोग 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जैसे ही आपने 12 या 12 से ऊपर में गए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराना है यानी आपको गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस सब पे करनी पड़ती है, जो काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है। इसलिए हम अक्सर उससे बचने के लिए हम उसमें 11 महीने का रखते हैं। अब हम पहले बात करते हैं 11 महीने तक का एग्रीमेंट की। अगर आप 11 महीने तक का रजिस्ट्रेशन का अगर आपका रेंट का एग्रीमेंट बनवाते हैं बिना रजिस्ट्रेशन करवाए, तो आपको क्या ध्यान रखना है। जब भी आप स्टाम्प लें तो ध्यान रखिए स्टाम्प हमेशा लैंडलॉर्ड के नाम से लें। जो आप मकान मालिक हैं, अगर आप उस संपत्ति के मालिक हैं, अपने नाम से वो स्टाम्प लें ताकि ये प्रूव हो जाए कि आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है। इसलिए स्टैम्प लेते समय आपका नाम उस रजिस्ट्री में, उस रजिस्टर में अंकित होना चाहिए। आपने वो स्टैम्प लिया, उस पर अपना रेंट एग्रीमेंट को टाइप कराया। अब वो स्टैम्प कितने का होता है वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि 500 रुपये का मिनिमम स्टैम्प की ज़रूरत होती है। आपने उस पर रेंट एग्रीमेंट पूरा टाइप करवाया और रेंट एग्रीमेंट टाइप कराने के बाद 2 गवाह भी करवाइए। जी हाँ, आप अपने आसपास के लोगों का, जो भी आपके परिचित हैं, उनको 2 गवाह बना सकते हैं कि भाई ये आपके सामने मैं इसको प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा हूँ। उन गवाहों की भी फोटोज लगती है, उनके हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह से ये रेंट एग्रीमेंट बनता है अगर 11 महीने तक का है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 3 साल 5 साल के लिए देना है और मैं रजिस्ट्रेशन शुल्क देने को तैयार हूँ, तो आप कुछ ना करें, उसी तरह के रेंट एग्रीमेंट को जाइए अपने नज़दीकी रजिस्ट्री में। जी हाँ, हर शहर में सब रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं, जो रजिस्ट्री ऑफिस होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा प्रॉपर्टी एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है, सील डीड होता है, जहाँ पे सारी रजिस्ट्री होती है वहीं पे आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर होगा। आप वहाँ पे जाएं, अपने इस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन कराते हुए आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है और जो भी रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है सरकार का वो आपको पे करना है। ऐसा करने से आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकते हैं और आप प्रॉपर तरीके से अपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं। हालांकि अगर आप मेरी एडवाइस पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी कीमती है तो इसको रजिस्टर करवाइए, ताकि कल अगर आपका केस कोर्ट में जाए तो ये प्रॉपर्टी आप जल्दी से जल्दी वापस हासिल कर सकें। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो क्या कोई नुकसान है। जी हाँ, अगर आप अपने रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं तो उसके भी नुकसान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेनेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आपने किराए पे लिया है और आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आपको उसका HRA नहीं मिलेगा। HRA अगर सरकारी विभागों से आपको HRA मिलना होता है तो वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा इसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर आपका रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो मकान मालिक नॉर्मल टेनेंसी लॉज के अकॉर्डिंग जब चाहे आपको 30 दिन का नोटिस देके खाली करवा सकता है। इसलिए अगर आप किराएदार हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराएं। अगर आप मकान मालिक हैं, अगर आपने किराए पे दिए तो भी आपको करानी ज़रूरी है, ताकि आप चाहें तो उस एग्रीमेंट के वायलेशन पे आप किराएदार को खाली करा सकें, आप उस एग्रीमेंट के पूरा होने पे वो प्रॉपर्टी वापस ले सकें। क्योंकि अगर कल किराएदार ने प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं की तो फिर आप कहाँ जाएंगे। इसलिए कोर्ट में जाने के लिए एग्रीमेंट अगर आपके हाथ में है तो वो आपको बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। तो आज मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को जानने के बाद जागरूक हुए होंगे और अगली बार आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे देंगे तो आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट रह गया है तो भी चिंता की बात नहीं है। हम हर संडे 11 से 12 आते हैं फ्री लीगल ओपिनियन लेकर हमारे YouTube चैनल पे और आपसे रूबरू होते हैं और आपको जागरूक करते हैं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो भी निःशुल्क। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेने हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपको इस तरह अपडेट करते रहें। अगली बार मिलेंगे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पानी दे दो। तुमने पानी ला के रखा इसलिए मैंने पिया, बाकी मैं पीता नहीं।